नमस्कार दोस्तों। टेस्ट नंबर 7 की अपन व्याख्या करने जा रहे हैं। हालांकि टेस्ट नंबर 7 आपका 25 दिसंबर को टेस्ट हो चुका था और किसी कारणवश आपके टेस्ट की मैं व्याख्या नहीं करवा पाया, लेकिन लेट हो सकता है, टेस्ट की व्याख्या जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो आपका टेस्ट नंबर 7, इससे पहले टेस्ट 6 हो चुके हैं और ये 25 दिसंबर को टेस्ट हुआ। तो इसके एक एक प्रश्नों की व्याख्या की चर्चा करते हैं और इस जो पीडीएफ है, ये टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट 7 के सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ में डीके एजुकेशन टेलीग्राम में, जहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम से आप डीके एजुकेशन जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा और आप वहां से पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डीके एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आइए, पहला पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। 1 से 10 तक की। अब देखो, यदि आप यहां से देखेंगे, एक तो ये तरीका है कि आप 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम लो। 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम। यदि मैं बात करूं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तरीका और है। और क्या है, थोड़ा सा और ही सीधा तरीका, मतलब एलसीएम एलसीएम लेना ही नहीं पड़े। जैसे 1 को काट दो, 10 को काट दो, तो ये सब के लास्ट में 0 0 भाग जाएगा। ठीक है, अब सम संख्या है, सीधी सी बात है, 2 से भी भाग जाएगा। देन ओके। अब बात करूं कि 6 है, इसमें 2 का फैक्टर है तो 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी 5 से भी जाएगा भाग, लास्ट में 10। अब यदि बात करें ना, तो यहां से चेक करना, देखो 9 से चेक करो। तो छोटी सी छोटी संख्या का मतलब, पहले 1 नंबर पे ये चेक करो, फिर 2 नंबर पे ये चेक करो, और 3 पे ये चेक करो, और 4 पे ये चेक करो, ऐसे करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि 840 में 9 का भाग नहीं जाता, काट दो। इसमें देखेंगे तो 9 1 9 7 बचा 78, 8 9 72 6, इसमें भी नहीं जाता। इसमें देखो 9 1 9, ठीक है, सॉरी 9 2 18, 7 बचा 72, 9 8 72, इसमें जा रहा है। लेकिन इसमें देखना एक बार, इसमें भी चेक कर लो। 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 4 36, और 9 5 45, 5 बचा 54, इसमें जा रहा है। तो इसका मतलब पहले इसमें जा रहा है ना, तो इसमें चेक करो। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसमें 8 का भी देख लो, 8 3 24, 1 जाएगा। 7 का देख लो, 7 3 21, 4 6 7 42, 6 का देख लो, 6 4 24 जा रहा है, 4 का जाएगा। 3 का देख लो, 8 3 24, 1 4। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 3 नंबर भी। ठीक है, चलो आगे आइए। और एलसीएम लेकर निकालने का भी तरीका है। एक अच्छा और प्यारा क्वेश्चन, बेहद शानदार क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे सुनो। यहां दिया हुआ है, देखो डी सी ए बी। क्या दिया है? डी सी ए बी, फिर दिया है डी सी ए बी, फिर दिया है डी सी ए बी। इसका मतलब डैश 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 आगे तक चल रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 पॉइंट डी सी ए बी, और इसके ऊपर क्या लगा दूं, बार। और यहां दे रखा है 31/100, 1,111। तो इसका मतलब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों चाहते हैं कि सर यहाँ पे इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 बार 9, तो हम समझ जाएंगे सर ऊपर 9 तीय 9 एकम 9, 9 तीय 27, 279। अब जैसे ही अपन क्या करते हैं, यहां से बाहर हटाते हैं, तो बटे में क्या ले आते हैं, बटे में 9 लगाते हैं। तो इसका मतलब ये तो ऐसे हो गया, 0 पॉइंट डी सी ए बी, इसके ऊपर बार बराबर क्या है, 279 बटे में 4 बार 9 है, 4 बार 9 है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0279। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 DCAB बराबर 0 2 7 9, यहाँ दशमलव लगा दूं और इसके ऊपर बार लगा दूं, बात बराबर ही है। इसका मतलब सर आपने सोल्व कर लिया कि डी का मान ये है, सी का मान ये है, ए का मान ये है, बी का मान। तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ए डी प्लस बी सी बटे ए प्लस सी। ठीक है, ए डी देखो, ए 7 है, डी 0 है, तो 0 आ गया, प्लस बी सी, बी 9 है, सी 2 है, 9 2 18, बटे ए प्लस सी, 7 + 2 बराबर क्या आ गया, 2। इसका राइट आंसर है 2, इसका राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन किस में है,
एक में है, दो इसका क्या है, राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन क्या है, एक में है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर दो के अंदर क्या होगा, ऑप्शन तो एक सही है, कौन सा है, ऑप्शन तो एक सही है, ठीक है, लेकिन आंसर इसका क्या है, दो। ठीक है, चलो आगे। कोई साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज डीके एजुकेशन टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल ही रही है। ठीक, चलो आगे। नवीन प्रत्येक महीने अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दों पर व्यय करता है, वह शेष का 50% अपने अभिभावकों को भेज देता है। अभी भी शेष का 50% परिवार के साथ सैर सपाटे पर व्यय करता है। यदि वह अभी भी कुछ धन की बचत करता है तो प्रत्येक महीने में अपने वेतन की प्रतिशत मैं यूं मान लो इसकी इनकम, यानी या फिर मैं इसको कहूं कि इसकी सैलरी 100 है, मान लिया। अब मुझे आप ये बताओ कि ये सैलरी का क्या करता है, 60% घरेलू मुद्दों पर व्यय कर देता है। 60% गया, बचा क्या, 40%। और 40% को 40/100 यानी 2/5 लिख, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी 60% खर्च करता है तो 60% का मतलब 60/100 यानी 3/5, यानी 5 में से 3 खर्च कर दिया तो बचा क्या, 2/5। अपने को बचत निकाल 2/5। अगला, वह शेष का 50% अभी अपने अभिभावकों को भेज देता है, पेरेंट्स को। तो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 भाई, 50/100 1/2। दो में से एक अभिभावकों को भेज दिया, बचा कितना, एक, तो मतलब 1/। फिर वैसे ही कर रहा है कि अभी भी शेष का 50% परिवार के साथ सैर सपाटे पर खर्च करता है, फिर कितना बचेगा, 1/2। बस। अब बचत क्या आती है देखो, यहाँ कलर चेंज, 2 से 2 काट दिया, 2 से काटा यहाँ 50 बार, 5 से काटूंगा बार, 10 बार, इसका मतलब 10% बच, 10% आती है, राइट आंसर हो जाएगा। 3 में क्या रहेगा आपका, राइट आंसर 3 नंबर रहेगा। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। निम्न में किसी संख्या में से 111 घटाने पर वह संख्या 63% रह जाए, तो संख्या का 20%। संख्या को क्या मान लेता हूं, संख्या है, संख्या, संख्या यानी नंबर में इसको n मान लिया, माना। अब ये क्या कहता है, उस संख्या में से कितना घटाने पर, 111 घटाने पर वह स्वयं की 63% रह जाती है, यानी n की कितनी, यानी n की 63% रह जाती है। आप क्या करेंगे, ये इधर घटाएंगे n, ये तो आ जाएगा n इंटू 63/100 बराबर क्या आ जाएगा, 111, इधर प्लस का हो गया, यहाँ 100 एलसीएम आएगा, तो 100 माइनस 63 बोलो क्या आ जाएगा, 37, n बराबर 111। ठीक है, यहाँ से 37 से इसको काटूंगा 3 बार कटेगा, n बराबर 3 इंटू 100 बोलो क्या आ जाएगा, 300। ठीक है, इसका कितना कह रहा है आपको, 20% कह रहा है, तो 300 का 20% क्या हो जाएगा, 60 होगा, जो कि आपका आंसर ये। चलो आगे आओ, अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर क्रय करता है और अंकित मूल्य से 20% अधिक बेच देता है। मैं कहता हूं कि एमआरपी है वो मान लिया मैंने 100 रुपए, क्या करता है, अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर क्रय करता है। इसका मतलब खर्च कितना, वो खरीदा कितने में, 80 रुपए में, 20% का, और अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया। बेचा कितने पे, 100 की बजाय 120, एमआरपी से 20% अधिक। लाभ बताओ, तो लाभ यहां से देखना है, तो आप जरा मुझे बताओ कि 80 पर कितना लाभ हो रहा है, 40, वैसे भी 80 का आधा ही हो रहा है, तो इसका मतलब 50% लाभ हो रहा है, 50% लाभ हो रहा है, तो आपका राइट आंसर 5 में 4, 5 में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो आगे आओ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, टीपी है, क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, यानी विक्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 4। यदि फिर भी आपको ऐसे लगे कि सर उल्टा सुल्टा नहीं लिख दिया, तो आप एक एक काम कर लेना, क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य क्या है 5, इसका कितना, 4/5 गुणा 4/5, 5 से 5 काट दीजिए, ऐसे भी ट्राई कर लेना। इस लेन देन में लाभ प्रतिशत
तो आप मुझे ये बताओ कि लाभ कितना हो रहा है, 4 पर 1 का लाभ इंटू 100, तो बोलो क्या आ जाएगा, 25% आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आपके पेपर में इसी स्तर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता, यानी टॉप मोस्ट 350 क्वेश्चन में वो सारे टाइप डाले हैं कि जो आपके एग्जाम के इर्द गिर्द डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, में आपका राइट आंसर रहेगा 4। चलो आगे आओ। 23,450 रुपए की राशि ए बी सी डी में इस प्रकार बांटी गई कि उन्हें प्राप्त धन राशियों के अनुपात में ए बी दिया हुआ है, डी को कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 5:6, सी अनुपात डी 3 आ गया, यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ इधर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इसके बराबर में 3 लिखेंगे इधर। ठीक है, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है वो बता दूं, एक तो मैंने टीचिंग मेथड की मैराथन क्लास के लिए बोला है, वो भी आ जाएगी 5, 6, 7 जनवरी। इसके अलावा मैंने जो मैराथन क्लास डाली है वो संख्यापत्ति, प्रतिशत और लाभ हानि 3 क्लासें डाली है। आज दिनांक होगी 29, अगले 11 दिन के अंदर सारी की सारी क्लासें डाल दूँ, 10 जनवरी से पहले पहले सब डाल दूंगा। एक कोशिश रहेगी कि 7-8 तक ही सब कुछ डाल, ठीक है, और डाल भी देंगे, सुबह शाम करके दोनों टाइम क्लास डाल देंगे। अब देखो भाई, यहाँ से देखो, 5×2 = 10, 10×3 = 30। और वैसे एक बात बताऊं क्या, यदि आप डायरेक्ट करना चाहे तो इसमें सब में कॉमन कॉमन काटना चाहे, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें काट दिया, फिर 2 से कट सकता है क्या, नहीं कटेगा। तो देखो 5×2 = 10 आ गया, 5×3 = 15 आ गया, 6×3 = 18 आ गया, 6×4। यदि आपके साथ में इसके साथ साथ में 3 3 आ जाते, 3 से कटकर सरल अनुपात में हो, एक ही बात थी। और आगे कट रहा है क्या आपको गुरुजी, और आगे देख लो चाहिए 2 से, देखो 15 और 10 25, 25 और 24 कितने होते हैं, 50। 49 में 18 जोड़ने तो 49 में पहले 1 जोड़ दो, 50, 17 और जोड़ने हैं तो 67, टोटल 67 यूनिट बराबर कितना, 23,450। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, देखो 23,450 बटे, ऐसे ही निकालें। आपसे डी का पूछा है तो डायरेक्ट वैसे 24 भी कर सकते हैं, लेकिन अपन पहले एक यूनिट। तो आप जरा मुझे एक बात बताओ, यहां से करेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा क्या, कि 4×4 = 240 हो गए, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार। देखो पहले भाग देते हैं 3 बार, यहाँ तक 3 बार, तो 3 बार जाएगा, देखो 7 21 1 2 6 18, तो 201 बचा कितना, 33, फिर आगे 5, तो ये 5 बार चला जाएगा, 7 5 35 5 3, ठीक है 5 बार चला, 350 आ गई एक यूनिट। आपको किसका मान चाहिए, आपको चाहिए डी, डी को कितना दिन मिला, डी को मिला 24, 24 × 350, जीरो तो आ ही गया, 24 5 120 का जीरो 12, 24 72 और 12 ₹83 रुपये आपके 2 नंबर। तो आपका 7 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। चलो आगे आओ। एक थैली में 1 रुपये 50 रुपये और 25 पैसे के सिक्के, सुनो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ये क्या का अनुपात क्या है, 2:3:। के सिक्कों का कुल मूल्य आपको 228 रुपये दे रखा है, क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है। तो आप एक काम करो, इसको धन में बदल सकते हो क्या, धन के अनुपात में बदल दो, तो जो मान टोटल करेंगे वो 228 के बराबर रख देंगे। इसी के अकॉर्डिंग फाइनली यदि आपको यहाँ संख्या दी हुई होती तो 5 3 8 2 10 के बराबर रख देते। अब सुनो, यहाँ कन्वर्ट करने में विद्यार्थियों की बहुत दिक्कत आती है, आपके कभी ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कैसे करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बढ़ेंगे, 2 ही बढ़ेंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं आपके पास, तो 1.5 रुपया बनेगा। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, इसका मतलब 1.25 रुपया बनेगा। सीधी सी बात है भाई, 25 पैसे के 4 सिक्के से 1 रुपया बन गया, और बाकी एक सिक्का और बच गया 25 पैसे, वो 1.25 पैसे बन गए, वो सॉरी 1.25 रुपये बन गए। अब देखो यहाँ पे टोटल करेंगे, 2 और 1 3 1 4
और यहाँ 50 पैसा ही तो है भाई, 1 रुपये 50 पैसा। ठीक है, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गए 50 और 25 75, यानी 4.75 यूनिट बराबर कितना? 228। 1 यूनिट बराबर वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी 228 बटे 4.75, पॉइंट हटा दो, इंटू 100 लगा दो, नोट। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के बताऊं? देखो, 25 से कटेगा 4 बार, और 25 से ये कटेगा 25 एक 25, ठीक है, और बचा कितना? 22, 25 और 25 9, 225। और 19 से काटूंगा, 19 एक 19, 3 बचा 38, 19 दुए 38, 12 4 48। 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ गई। अब जो पूछा जा रहा है वो निकाल देंगे। एक उस थैली में 50 पैसे सिक्कों की संख्या ये रही, 50 पैसे की संख्या 3 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। 8 3 24 का 4 2 और 104, ये सिक्कों की। तो 8 में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलो आगे आओ। x+5, दो संख्याओं x+2 तथा x+9 का मध्य अनुपाती है, तो x का मान बताओ। मध्य अनुपाती है तो ये लो भाई, x+2 तो इधर रख देता हूँ, ये अनुपात लगाया। x+5 है ना मध्य अनुपाती, तो ये समानुपात का चिन्ह लगाया, तो x+5 2 बार आएगा क्योंकि मध्य अनुपाती है, और इधर आ जाएगा x+, ऐसे ही तो आना है। अब जरा एक बात बताओ, इसको बटे में लिखेंगे या फिर ऐसे कर दें, बाह्य पदों का गुण और आंतरिक पदों का गुण, ऐसे ही तो होता है। तो अब जरा इसको करें मल्टीप्लाई। ये कर देता हूं, पहले x को x से करूंगा x² प्लस 2 को x से करूंगा 2x, फिर प्लस x को x² से किया प्लस 9x आ गया, प्लस 18, यही आना है बराबर। तो x से x करूंगा x² प्लस 5x, फिर प्लस 5x और प्लस, वापस देखिए यहाँ पे जो कट रहा है वो काट दो, x² x, 9x और 2x 11x प्लस 18 बराबर 5x और 5x 10x प्लस, ये इधर आएगा 11x माइनस 10x, x आएगा 18 में, 25 में से 18 घटेगा 7 आएगा, x बराबर 7 आएगा, जो कि ये है मान। 9 में आपका राइट विकल्प क्या हो जाएगा? 3 नंबर का विकल्प हो जाएगा। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। सुशील 6,000 रुपए साधारण ब्याज पर शशि से उधार लेता है। 4 वर्ष बाद वह राशि को 9,000 रुपए चुकाता है। शशि कितने प्रतिशत की दर से? सीधी सी बात है भाई, ब्याज कितना चुका रहा है? 3,000 रुपए। ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 6,000। दर ज्ञात करनी है, समय कितना है? 4 है, बटे क्या है? 100 है। इजी वे में कट जाएगा, काट दो बस सीधा सीधा। 20 60 से काटूंगा 50, 4 से काटूंगा 12.5, आर बराबर कितना आ गया? 5%। नो डाउट। चलूं अगले क्वेश्चन में, आओ अगला। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा? यदि कोई धन 100 है तो वो क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 200। ये धन दुगुना हो रहा है, इसका मतलब ये मिश्र धन है, और ये क्या है? मूलधन है। ब्याज कितना हुआ? आप कहोगे गुरुजी ब्याज हो गया 100 रुपया। आरटी बराबर होता है ब्याज, तो आरटी बराबर ब्याज, आर ज्ञात करना है, और टी कितना है? 8 वर्ष है, बराबर क्या है? 100। आर बराबर 100/8% आएगा। 4 से कट रहा है, 4 2 8, 25 बराबर कितना आ गया? 12.5%। 12.5% राइट आ जाएगी। तो 11 के अंदर आपका राइट आंसर क्या आया? 2 नंबर विकल्प आपका 11 में हो गया। चलो आगे आओ, अगला। 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, कितने समय में राशि 10.25% की वृद्धि हो जाए? पहले तो देखो, 10.25% की वृद्धि का मतलब क्या कर रहा है पता है क्या? 100 से वो हो गई 110.25, यानी ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। ठीक बात। अब देखो आर है, आर बराबर 10% है, और मैं कह दूं कि टी बराबर है टी वर्ष, लेकिन शर्त यदि अर्धवार्षिक है, शर्त अर्धवार्षिक है, तो आर बराबर तो क्या हो जाएगा? 5%, और जो टी माना था वो क्या हो जाएगा? 2 टी वर्ष।
ये दुगना होगा या नहीं होगा? होगा। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100। तो मिश्रधन कितना है? 110.25 बराबर बराबर मूलधन करते हैं, मूलधन इधर बटे में ले आओ, मूलधन 1 प्लस दर कितनी? 5 बटे 100। पावर क्या है? 2t। 2t लिखेंगे अपन क्योंकि 5% मान रहे हैं, क्योंकि शर्त अर्धवार्षिक है। जबकि आपको t का मान निकालना है, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? देखो यहां से जरा देखिए, ये हटाता हूं तो 2 जीरो यहां लग गए। 25 से काटूंगा, 25 4 100, 10 बचे। फिर 25 4 100, एक बचा 25 25 4 100 10 है, 102। 25 4 100 2 बचा है, ये 400। ये करूंगा तो ये आ जाएगा 1/20। इसका मतलब 1 प्लस 1/20 क्या बना? 21/20 की पावर 2t। और ये क्या बनेगा? ये भी 21/20 में कंफर्म बनेगा। ये पावर 2 भाई, 21 की पावर 2 441, 20 की पावर 200। तो इसका मतलब ये आधार बराबर हो गए, आधार बराबर है भाई, ये आधार है बराबर है तो घाते बराबर। 2t बराबर 2t बराबर 1 वर्ष। 1 वर्ष आपका आंसर है, जो कि 3 नंबर विकल्प में है, यानी 1 वर्ष यानी 12 माह है। तो 12 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आओ। अगला, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। देखो, यहां से यदि आप ऐसा ही रेट निकालेंगे, ऐसा ही, तो 10% की 2, 10 प्लस 10 यानी 20% आई। सीआई रेट आपको डायरेक्ट में निकालना बताया ना, बड़ा इजी तरीका है, 21%। कैसे भाई? आर आर स्क्वायर और 2 और 1 से गुणा करते। आर क्या है? 10 स्क्वायर, 100 हो गया। 2 और 1, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 10 2 20, ये 2 डिजिट इधर रखने, 2 रख लिया, 1 इधर चला गया, 21 हो गया। अब ये कह रहा है इनका अंतर है ना, इनका अंतर है 1%। अंतर है वो कितना है? ये कह रहा है 874 रुपए है, यानी अंतर अपना 1% आ रहा है। 1% बराबर 874। तो आपको मूलधन चाहिए 100% बराबर, 874 के आगे 2 जीरो लगा दो। ये आपका राइट आंसर हो गया, नो डाउट। 13 के अंदर आपका 3 नंबर विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। 3/7, 2/9, 5/11, 1/4 का आरोही क्रम विन्यास आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आरोही क्रम विन्यास। इसका मतलब आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही और अवरोही, आरोही में नाम सबसे छोटा तो पहले सबसे छोटी संख्या, अवरोही में नाम बड़ा तो सबसे पहले बड़ी आएगी, फिर बाद में छोटी। आरोही में नाम छोटा है तो सबसे पहले छोटी, बाद में बड़ी। ठीक है, अब सुनो, करें अपन। अब देखिए, यहां से एक तरीका है, बता रहा हूं मैं आपको करने का। इनको 0 0 लगा दो आगे, और इजी हो जाएगा, मतलब माथा पची नहीं रहेगी। ठीक है, अब सुनो, ये 30/7 है, ये कितना आना है? गुरु जी 7 4 28, पॉइंट 2 बचा 20, 7 2 14, गुरु जी 6 बचा। एक बार 4 पॉइंट ही रख लो। ठीक है ना, एक बार 4, मैं तो कहता हूँ एक बार ऐसे ही किया करो आप, 4 पॉइंट। इसको करोगे तो 9 2 18 पॉइंट। इसको करेंगे 11 4 44 पॉइंट। ये करोगे 4 2 8, 4 2 8, 2 बचा 20, ये 2.5 पूरा पूरा ही। इसका मतलब सर और आगे चलना पड़ेगा, तो इसमें चलना एक बार, इसमें चलना 20/9। तो 20/9 करेंगे तो 9 2 18, 2 बचा ना, फिर 9 2 18, 2 बचा 20 हो गया, फिर 9 2 18, 2 बचा 20, 9 2 18, यानी 2.23 आ रहा है। और ये आ रहा है 2.50। सबसे छोटी भाई, बढ़ता क्रम है, सबसे छोटी तो पहले ये 1 नंबर पे तो ये आएगी। 2/9 देखो, पहले पहले किसमें? 2/9 इसमें, 2/9 इसमें, तो ये कट गया, ये कट गया। 2/9 के बाद 10/4 आएगा, कंफर्म है। यानी 2/9 के बाद 1/4 आएगा, सॉरी, 1/4, 1/4 दोनों में आ गया। तो इनको चेक करना पड़ेगा, 3/7 और 5/11। ये 3/7 है, अपन ने बना रखा है 30/7, तो इसको करेंगे तो 7 4 28 आ गया ना। 2 बचा 20, 7 2 14, 6 बचा 7, 60 हो गया, 8 7 ठीक है। इनको देखना, 50/11, 11 4 44, 6 बचा, 11 4 44, 6 बचा, दशमलव लगा दी, 60 हो गया, 11 5 55, 4.5 आ रहा है। देखो पहले ये आएगी 3/7 वाली,
3/7 5, ये सीधा ही हो गया, कोई रूल रेगुलेशन कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। और फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शन फॉर्म में यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना हो ना, तो पहले सीधा ही किया करो अपना, जो तरीका अपन जानते हैं। आगे चलो आओ। 7+4√3 का वर्गमूल, इसका मतलब ये क्या चाहता है, आपसे पता है क्या? 7+4√3 का वर्गमूल। हमेशा हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कन्फर्म है, उसे a² + b² + 2ab रूप में लिखना पड़ेगा, या लिखना पड़ेगा उसे a² + b² - 2ab। इसका एक तरीका, बढ़िया गजब तरीका जो बता रहा हूं ना, उसका एक ही है। इसको तोड़ो, इसको तोड़ने का मतलब ये हो गया, 2 तो आएगा ही आएगा क्योंकि सूत्र में है, फिर 2 दूए 4 हो गया, फिर √3 हो गया, 2ab बन गया ना। अब देखो ये 7 है, ये 7 a² और b² का योग हो जाएगा, मतलब a का स्क्वायर तो करूंगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस b का स्क्वायर करूंगा 3 आएगा, a² और ये b² बन गया, +2ab। कन्फर्म हो गया कि a का यानी 4 + 3 + 2 ठीक है। तो ये क्या हुआ, a² b² 2a, दूसरे कलर में लिख दो, सीधा तरीका है ये, a² b² a और b। इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर तो होता है, यही तो होता है। तो a + b, तो a कितना है 2, a² 4 है लेकिन a तो 2 ही है, b कितना है √3, इसका ही तो होल स्क्वायर है, और ये अंडर में होल स्क्वायर हट जाएगा, 2 + √3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2 + √3। हमेशा हमेशा किसको तोड़ा जाए, अरे किसको तोड़ा जाए, इसको, ठीक है ना। 2ab फॉर्म में तोड़ देना, या तो बनेगा a² + b² + 2ab, या बनेगा a² + b² - 2ab, जो कि आप जानते हो ये तो है, ये तो क्या है, क्या है, ये तो है a + b का होल स्क्वायर, और ये है आपका a - b का, 15 में क्या हो गया, 1 हो गया। चलूं आगे, आइए, आपका इंतजार है। यदि किसी कोण के संपूरक तथा पूरक कोणों का अनुपात, यदि मैं कह दूं कि कोई कोण थीटा है, कोई कोण थीटा है, तो संपूरक कोण आपका क्या बनेगा, संपूरक कोण क्या बनेगा, संपूरक कोण बनेगा 180 - थीटा, पूरक कोण क्या बनेगा 90 - थीटा। इनका अनुपात दे रखा है, तो ये लो जी, 180 - थीटा बटे 90 - थीटा, और रेशियो क्या दे रखा है 5/2। करो सोल्व, इधर करूंगा तो 360 आया, ठीक है, माइनस क्या आया 2 थीटा, इधर करूंगा तो 90 × 5 कितना आएगा 450, माइनस क्या आएगा 5 थीटा। ये 5 थीटा इधर ले आता हूँ, प्लस का होगा, प्लस के 5 थीटा में से 2 थीटा घटाएंगे 3 थीटा, 450 में से 360 घटाऊंगा तो बोलो क्या आएगा 90, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। थीटा बराबर क्या आ गया भाई 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि आपका आंसर ये रहा। 16 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ अगला। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि AOC 130 डिग्री है तो ABC, इसका मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कहां बन रहा है, परिधि पर कोण बन रहा है। ठीक है, इधर देखेंगे तो ये कोण तो चलो 130 है, लेकिन ये कोण कितना है भाई 230 है। ठीक है, अब यदि आप इसको ऐसे घुमा के देखते, जैसे आप इसको ऐसे देखते, अब तो हो सकता है आपको नजर आ रहा, ऐसे घुमा के देखते तो केंद्र पर बना कोण 130, केंद्र पर बना कोण वर्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक है, और यदि मैं कह दूं परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो बोले कितना हो जाता 230 का आधा 115 डिग्री। तो एक बात ध्यान में रखना, केंद्र पर बना कोण, केंद्र स्टेटमेंट भी आ सकता है सीधा, केंद्र पर बना कोण
वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है। या क्या आ जाएगा, या ये आ जाएगा कि वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आ जाता है डायरेक्ट कई बार। तो 17 के अंदर आपका आंसर 1 होगा। चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 है। यदि उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। अब सुनो मेरी बात। विकर्णों का गुणनफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल D1 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 बराबर है आपका 30। आप कहोगे गुरुजी 1/2, पहला है 12 इंटू D2 बराबर 30। आप ये कहोगे कि गुरुजी सोल्व कर दो, 2 से 6, 6 से D2 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। और D1 बराबर क्या है, 12। क्या आ गया। अब आपसे भुजा पूछा है तो एक संबंध होता है कि 4a² बराबर D1² प्लस D2²। ये क्या होता है, विकर्ण और भुजा में संबंध होता है समचतुर्भुज के, रोम्बस के। 4a² बराबर D1², तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस D2², 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आप कहोगे कि गुरुजी 4a² बराबर कितना, 169। अब आप क्या करोगे, 4 का भाग देंगे, गुरुजी 4 4 16, फिर आगे भाग नहीं जा रहा, कैसे करें। अब देखो सुनो कैसे बात। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2a का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं और बराबर ये लिख सकता हूं 169। यदि मैं 2a करूंगा तो 169 के अंडर रूट लगेगा, जो कि मान कितना आ जाएगा 13। 2a बराबर 13, तो a बराबर कितना आ गया 6 पॉइंट। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ कैलकुलेशन में भी बहुत बार उलझ जाते हैं। आंसर आ गया 6.5 यानी 6.5। कुछ विद्यार्थी यहाँ से सर 4a² भाग दिया गुरुजी 4 4 16 4 2 8, गुरुजी ये तो मामला टेढ़ा हो गया। ऐसे नहीं करना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिंपल कैलकुलेशन। या मैंने क्या कर दिया इसको, देखो ये मैंने यहाँ दिमाग लगाया, ऐसे ही आपको पेपर में दिमाग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 में 2 हो जाएगा। चलो आगे आओ। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई जाती है। त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो यदि मैं कह दूंगी ये त्रिभुज की ऊंचाई है, ये त्रिभुज का आधार है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल निकल कर आएगा। अब यदि कह रहा है 10% बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो, 1/10 या 10 के ऊपर 1 बढ़ा दी। ऊंचाई पहले यदि 10 थी तो अब कितनी कर दी 11। अब ऊंचाई, यहाँ क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए भाई, तो इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा ताकि 11 इंटू 10 110, और इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा ताकि, अब क्षेत्रफल तो क्या हो गया, अपरिवर्तित हो गया। लेकिन हुआ क्या, आधार 11 था और 11 से कितना कर दिया 10, यानी आधार में कमी, आधार में कमी प्रतिशत कितना है। आप कहो गुरुजी 11 के ऊपर 1 की कमी है, इंटू कर दो 100, 11 9 99, 9 से ही 1/11% के आधार में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर विकल्प हो गया। चलो आगे आगे आओ, अगला क्वेश्चन। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। अरे भाई परिमाप है तो देखो 3 इंटू भुजा बराबर कितना है 48, तो भुजा बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, √3/4
इंटू भुजा स्क्वायर √3/4 तो भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना है? भुजा का मान 16 है, तो 16 इंटू 16। ये लो, अब इस 4 से काट दूं। 4 16 4 64, 64 √3 सेंटीमीटर √3 सेंटीमीटर। तो 20 में आपका राइट आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। एक शंकु, अर्धगोला तथा बेलन समान आधार पर खड़े, एक ही आधार पर खड़े, उनकी ऊंचाई भी समान है, आधार इनका एक है, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर, ठीक है। इनकी ऊंचाई भी समान है, तो इनके आयतनों का अनुपात। अब सुनो मेरी बात। शंकु का आयतन क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल होता है। अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना। अब जरा एक बात आओ, आर स्क्वायर एच ये कट जाएगा, आर क्यूब है ये कट, क्योंकि बराबर है, एच और ये बराबर है तो कटना ही। पाई कट गया, पाई कट गया, पाई बचा क्या? 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। तो सरल अनुपात में निकालना, 3 से इसको मल्टीप्लाई करें 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, 1 2। तो 21 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 1 नंबर विकल्प हो। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। एक घन एवं उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले के आयतन का अनुपात। घन, ठीक है, यानी ये चाहता है कि आयतन निकालना है तो v घन और v ये निकालना है आपको। ये कह रहा है कि एक घन है, अब घन का आयतन क्या होगा? भाई भुजा है तो भुजा क्यूब आना है, या फिर मैं भुजा को मान लू a, तो a क्यूब। यानी मैंने ये माना घन की भुजा, और वैसे भी अपन सूत्र में मानते हैं, यही मानते हैं घन की भुजा, ये अपन ले माना, ठीक है। अब सुनो, घन की भुजा यदि a है तो इसका आयतन तो a क्यूब होना है, लेकिन एक घन है, जैसे आपका घनाकार कमरा है, उसके अंदर गोले को फिट किया जाता है, पूरा पूरा फिट हो जाए, तो घन की भुजा a, घन की भुजा बराबर क्या होगा? गोले का व्यास। बराबर होगा या नहीं होगा रे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। घन है पूरा पूरा गोला, तो घन के जो गोले का व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा, यानी a बराबर 2r। r बराबर क्या आएगा? a/2। ऐसा ही आना है, या a बराबर 2r रख दो, बात एक ही है। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो a क्यूब बराबर 4/3 पाई, आर की जगह रख रहे हो तो 1/2 की क्यूब लिखोगे तो a क्यूब हो जाएगा, 2 की क्यूब 8 हो जाएगा। और या फिर a की जगह रखते तो 2r रखते, बात एक ही। सिर्फ सोल्व करना है, काटो। a क्यूब 4 से कटा, 1 अनुपात पाई, नीचे 3 और 2 6, 6 अनुपात पाई, सरल 6 अनुपात पाई आपका 22 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। चलो आगे, आओ अगला। एक होज की लंबाई 3 मीटर इंटू चौड़ाई, सॉरी 3 मीटर है, चौड़ाई 2.5 मीटर है और गहराई 4 मीटर है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम यदि निकालेंगे तो LBH करेंगे भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। L 3 मीटर, 2.5 मीटर और ये 4 मीटर। तो इसको करेंगे तो 25, 2.5 इंटू 4 10, 10 इंटू 3 30 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है? 1000 लीटर, 30,000 लीटर। आ गया आपका राइट आंसर। 23 में 1 हो गया। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। आंकड़े 6 7 x-2 x 18 20 को आरोही क्रम में लिखा गया, दिन आंकड़ों की माध्यिका 16 है। तो माध्यिका का मतलब पहले पद काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 पद है। 6 पद है तो 2 इधर के छोड़ दो और 2 इधर की छोड़ दो, इनका योग बटे 2, तो x-2 दूसरा पद है, ये बीच के दोनों पदों का योग बटे 2 बराबर क्या होती है? माध्यिका।
देखो x और x 2x -2, ये 2 इधर ले गए तो 32, 2x, ये -2 इधर जाएगा, 32 और 2 क्या हो जाए 34, x बराबर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। या फिर ऐसे करते कि सर 2x -2/2, आप इसको ऐसे भी करते भाई। कुछ विद्यार्थी हो सकता है कई बार बायोलॉजी का विद्यार्थी मातापची कर लेता है, गुरुजी आपने, हम ऐसे भी करते हैं कई बार। ऊपर 2x -2/2 बराबर 16, गुरुजी यहाँ भाग दे रहे हैं, तो यहाँ भाग कुछ विद्यार्थी यहाँ सिर्फ 2x में भाग देते हैं, दोनों तरफ जाएगा भाग, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, यहाँ मल्टीप्लाई होता तो एक जगह ही जाता। तो 2x में 2 का भाग दिया x, माइनस का चिन्ह है, 2 में 2 का दिया 1 बराबर, x बराबर क्या आ गया 17। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा 17 रहेगा। 24 में क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलो आगे आओ। बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका दिए हुए मोड पूछा है, तो सुनो मेरी बात। बहुलक यानी मोड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन। 1 मिनट 1 मिनट क्लास चालू रखना। अब यहाँ पे मोड देखना है, तो देखो जरा मोड 3 मीडियन, माध्य माध्यिका, इसका नाम माध्य 30 है, माध्यिका 28 है, क्रम से दे रखा है सिक्वेंसली 3, तो माध्यिका तो है इसकी 28 माइनस माध्य है इसका 30, मोड बराबर 28 × 3 84 होता है, -30 × 2 = 60 होता है। बोलो क्या आ जाएगा मोड 24 आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा आपका 24। तो 25 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा 4 नंबर का विकल्प रहेगा। चलो आगे आओ अगला। एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा, तो क्या होता है वर्ग माप होता है, ठीक है, क्लास रेंज होता है, ठीक है, परिसरित होता है एक मैक्सिमम और मिनिमम, या फिर मैं से बोलो अपर लिमिट या लोअर लिमिट का वर्ग माप आना है। 26 के अंदर क्या होगा 26 के अंदर 3 हो जाएगा, वर्ग माप ही बताता है। दो पासों के फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता, या तो 7 आए या 11। अब देखो प्रायिकता यदि मैं देखूंगा ना, तो टोटल टोटल तो क्या है, दो पासे फेंके जा रहे हैं, 6 की स्क्वायर आना है, ठीक है। अब देखो 7 आने का, या तो 7 हो या योग 11 हो। 7 आने का मतलब पता है क्या, पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 6 आ जाए, तो भाई इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए, बिल्कुल, तो पहले पर 5 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए, तो पहले पर 4 आ जाए दूसरे पर 3 आ जाए, ऐसा भी हो। इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है। तो देखो 11 का, पहले पर 5 आ जाए दूसरे पर 6 आ जाए, तो आपको गुरुजी पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए। इसके अलावा शायद मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, तो आपको गुरुजी 3 3 6 तो ये हो गए, और एक हो गया ये, बोलो क्या हो गए 2। 7 1 11 आने की प्रायिकता 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, और बनेगा नहीं, 11 है तो 5 6, तो 6 और 2 8 हो गए। जरा यहाँ क्या आएगा 8, 8/36, 4 से कट रहा है, 4 दूए 8, 2/9 आएगा। प्रायिकता क्या बनेगी 2/9, तो 27 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 4 नंबर का विकल्प हो जाएगा। चलो आगे आओ अगला क्वेश्चन। यहाँ लिखा है 3 की पावर है वो x+8 है, बराबर 27 की पावर है 2x+1, तो 27 की पावर को मैं 3 की पावर 3 लग सकता हूँ ना। फिर आगे बाहर क्या है 2x+1 पावर और भी है, चलो यहाँ और करेंगे, तो 3x+8, 27 को मैंने 3 के आधार में क्यों लिखा, 3 के बेस में मैंने इसीलिए लिखा कि इधर 3 है इधर 3, आधार बराबर करेंगे घाते ऑटोमेटिक बराबर हो जाए 3। अब देखो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो 6x, इससे भी करो प्लस, तो क्या होगा, तो ये होगा आधार बराबर है तो घाते बराबर, तो x+8 बराबर x+3, 6x इधर आएगा, सॉरी x इधर जाएगा, तो इस x को इधर भेजू 6x - x 5x आ गया,
8 में से 3 जाएगा 5। x बराबर क्या आ गया 1। x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। x बराबर 1 है लेकिन ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 है तो 28 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलो आगे आओ। अगला 2x माइनस 3y बराबर 79, x प्लस 6y बराबर 47। तो x माइनस वाई बताओ। अब सुनो 2x माइनस 3y बराबर क्या है 89। तो यहां जो इक्वेशन है इसको भी 2 मल्टीप्लाई कर दो ताकि अपन x और y की वैल्यू निकाल सके। आपको गुरुजी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x आ गया, प्लस 6y को 2 से करेंगे तो 12y आ गया बराबर। सर 47 को 2 से करेंगे तो बोलो कितना आएगा 94 आ जाएगा। अब इसको करो सोल्व, साइन चेंज कर दो। ये मैंने माइनस किया, ये मैंने माइनस किया, ये मैंने माइनस किया, तो ये तो कट गया। ये माइनस का 3y है, माइनस का 12y है, तो बोलो क्या आया माइनस का 15y आ गया। भाई जोड़ा तो 79 प्लस का है, 94 माइनस का है, तो घटाएंगे तो बोलो क्या आ जाएगा माइनस का 15 आ गया। y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। भाई माइनस माइनस तो कट गया, y बराबर कैसे भाई, माइनस का 94 है, ये 79, ठीक है तो 15 ही आएगा माइनस का। अब यदि आप ये मान किसी में भी रख रहे हैं y बराबर, चाहे इस पहले इक्वेशन में रख रहे हैं 2x माइनस 3y की जगह 1 रखा बराबर 79। 2x ये 3 है ना, माइनस का 3 ही तो रहेगा, 3 इंटू 1 माइनस 3 ही रहेगा। इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 79 और 3 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है y का मान 1, x का मान 41। आपसे कह रहा है x माइनस वाई, तो x का मान कितना है 41 है, y का मान 1 है बराबर क्या आ जाएगा 40। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा। 29 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, इसके बाद 5 शिक्षण विधि के क्वेश्चन और बचे। n के किस मान के लिए x प्लस ए, ये कह रहा है कि x प्लस ए है ना, x प्लस ए, ये आपके x की पावर n माइनस ए की पावर n का एक गुणनखंड होगा। कब होगा, अब ये कह रहा है n के केवल विषम। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो विषम के लिए हमेशा 3 ले लेना, 3 मान के देख लो। सम के लिए 2 मान के देख लेना। सभी मानों के लिए सम प्लस विषम दोनों हो गए, केवल अभाज्य मानों के लिए तो ये बात करेंगे। पहले ये कह रहा है विषम मानों के लिए, तो विषम मान यदि मान लीजिए, यदि मैं आपको ये कर रहा हूं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग करके बताऊं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1, एन का मान यदि 3 लेता हूं तो ये आएगा एक्स की क्यूब माइनस ए क्यूब। अब आपको कंफर्म बता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपने सूत्र पढ़ा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं कॉमन आना है, तो एक्स माइनस ए तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन आगे क्या बनेगा, आगे तो वही बनना है एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो पहली बात तो ये तो नहीं हो सकता। यदि मैं कह दूं कि n के केवल सम मानों के लिए, तो यहां सम मान होंगे ना, तो n की जगह 2 रखा, माइनस ए की पावर 2 रखा, तो ये एक तरीके से क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक तो आएगा एक्स माइनस ए, दूसरा आपका एक्स प्लस ए आएगा। लेकिन आप मुझे ये बता दो ये आपका एक्स माइनस ए एक फैक्टर निकला या नहीं निकला। और ये क्या कह रहा है कि एक्स प्लस ए, यानी एक्स प्लस ए एक फैक्टर पूछ रहा है, तो यहाँ सॉरी एक्स माइनस ए नहीं, एक्स प्लस ए एक फैक्टर आ गया, तो आपसे तो यही पूछ रहा है। अब देखो यहां यदि ये क्वेश्चन ऐसे होता ना, n के किस मान के लिए x माइनस ए कोमा x की पावर n माइनस ए की पावर n का एक गुणनखंड होगा, यदि यह मान लीजिए यहां ये क्या कह देता x माइनस ए कह देता ना, x माइनस ए कह देता, तो आपका केवल यहां ऐसा नहीं होता कि केवल सम मान होता। कैसे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा ही आता। आप कहते गुरु जी इसका एक्स माइनस ए भी बन रहा है, एक्स प्लस ए भी बन रहा है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे माइनस ए होता ना, तो ये आपका सम मान हो रहा है। वापस समझना, वापस एक बार पुनः समझना कि पहले तो यदि मैं बात करूं, एक बार वापस समझा देता हूं, हो सकता है आपके कोई दिमाग में सेट नहीं बैठ। दो तीन चीजें पहले और बता दूं। देखो एक चीज आप जानते हो कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, इसका मतलब ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। गुरुजी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, इसका कोई फैक्टर होता नहीं, जानते ही। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना, तो इसका ए माइनस बी तो एक होता ही है, बाकी आगे ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, उसका होता है ए प्लस बी, एक फैक्टर आ गया, लेकिन आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ऐसा मेरा बताया हुआ है ना आपको, जब इसका बेसिक पढ़ाया, ठीक है, वहां बताया हुआ है। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि यहां यदि मैं यह कह सकता हूं या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ऐसे बोल रहा है, ये तो किसके लिए, सम के लिए हो गया, और यदि विषम होता तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ऐसा ही तो होता भाई, और दोनों पार पड़ती तो दोनों देखें। अब ये कह रहा है एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए किसका फैक्टर होगा, देखो एक बार, इसका ही होना है। कब, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहां घात सम आएगी, चाहे दो की जगह चार, चाहे कुछ भी हो, सम के हो गए, ये तो इसका आंसर हो गया कि केवल सम मानों के लिए, तो इसका आंसर हो गया। अब यदि आपको कह देता कि x माइनस ए, क्या कह देता, x माइनस ए, तो भी आपका यहाँ सम मान ही होता, क्योंकि इसमें एक x माइनस ए भी निकल कर आता, बात समझ रहे हो ना, x माइनस ए भी निकल कर आता है। और यदि x माइनस, देखो x माइनस ए हो गया ना, अब सुनना मेरी बात, x माइनस ए यहां से भी निकल कर आता है, ठीक है, और यदि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब यानी एक्स की घात तीन माइनस ए की घात तीन होता, तो भी ए माइनस बी निकल कर आता। तो यदि यहाँ पे x माइनस ए होता, यदि यहाँ x प्लस ए की जगह होता, तो इसके लिए सम भी होता, विषम गुणनखंड भी होता, सम व विषम मान दोनों के लिए होता, दोनों के लिए होता, दोनों के लिए। बात समझे मेरी, बात समझ गए। अब कहते सर एन के केवल अभाज्य मानों के लिए, अभाज्य इसके साथ ही आ गए सम विषम, ठीक है ना, केवल अभाज्य की जरूरत है, तो ये ऐसे होता है। ये यदि कॉन्सेप्ट आपके समझ में है तो आप आराम से बढ़िया तरीके से कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा ये अपनी नाम मात्र शुल्क में 50 रुपए में टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके 7 टेस्ट हो चुके हैं, 8वां टेस्ट 30 दिसंबर को होना है, यानी कल ही होना है। ये अपनी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, अभी अपनी फर्स्ट ग्रेड की किताब भी जल्दी आ रही, एलडीसी की भी आ जाएगी, ठीक है। और ये कोर्सेज डीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कर लेना, अभी भी लास्ट समय में। और मैराथन क्लास वीडियो का लिंक आपके पास डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में डालती जा। अगला क्वेश्चन देखो, आओ। गणित की भाषा है, गणित की भाषा क्या है, संकेतात्मक है, न तो राष्ट्रीय है न जटिल है, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय है, जटिल नहीं सरल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, 31 के अंदर एक रहेगा, बोलो क्या रहेगा, संकेतात्मक। अगला, मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे, तो यहां होंगे गिलबर्ट। मैंने आपको बताया है क्या, अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में पुस्तक में पूरी डिटेल दी हुई है, अभिकर्मित, जिसके प्रवर्तक कौन थे, बीएफ स्किनर थे। कौन थे, बीएफ स्किनर। देखिए अभिकर्मित अनुदेशन, बीएफ स्किनर, और बीएफ स्किनर रेखीय के हो गए, ठीक है। नॉर्मन ए क्राउडर सांख्यिकीय के हैं, मैथेटिक्स या अवरोही के गिलबर्ट है, स्टूल रो कंप्यूटर आधारित, स्टूल पे कंप्यूटर रखना, ऐसे ही बताया ना, तो लॉरेंस स्टूल रो है वो कंप्यूटर आधारित है। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर बात करूं, तो अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर मैंने आपको मुख्य सिद्धांत भी बताए हैं, लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय सिद्धांत, स्वयगति का सिद्धांत, ये सारी बातें बताइए, पुष्टि का सिद्धांत। और एक बात जरूर याद रखना, रेखीय अभिकर्मित, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन बताया ना, रेखीय, इसके अंदर आपको मैंने 4 सोपान बताए, 4 सोपान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, वो बताना मुझे, सोपान, प्रस्तावना, डैश डैश डैश, तीनों आप बताओ, प्रस्तावना, ठीक है। आगे कौन कौन से, वो तीनों के तीनों बताओ मुझे, 4 सोपान बताएं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट। अगला क्वेश्चन 32 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों, प्रयोगों का भली भांति अध्ययन करके नियत नहीं है भाई रे, नियम निकालते हैं, वो कौन सी होती है, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, जहां बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद नियम निकाला जाता है,
क्योंकि उदाहरण से नियम की ओर विधि मानी जाती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर मानी जाती है, तो वह कौन सी है? आगमन विधि। चलो आगे आओ। बड़ा प्यारा 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 शानदार क्वेश्चन। एडगर डेले के शंकु में, शंकु के शीर्ष पर, शंकु के शीर्ष पर दो पूछ सकता है, ऊपरी शीर्ष पर या द्वितीय शीर्ष पर, या शंकु के शीर्ष पर पूछ लेगा लेकिन शीर्ष का देगा नहीं ऑप्शन में। ठीक है। सापेक्षिक प्रभावशीलता को बताता है, ये है अनुभव शंकु, अनुभव का त्रिकोण किसका? एडगर डेले का। ऊपर के दो याद रखने हैं आपको, नीचे के भी दो याद रखने हैं आपको, ये आपका कोई बात नहीं है, याद रखो या नहीं रखो, लेकिन ऊपर के तो याद रहे। ये न्यूनतम प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली, और ये होता है अधिकतम प्रभावशाली, अधिकतम प्रभावशाली। आपको क्या कह रहा है? डेल अनु जो एडगर डेल है उसके शंकु में, शंकु के शीर्ष पर, शंकु के शीर्ष पर होता है शाब्दिक, शाब्दिक, या इसे कई बार आप मौखिक मौखिक बोल देते हो, लेकिन आप इंग्लिश टर्म याद रखना, वर्बल, क्या रखना है? शाब्दिक। ठीक है, या फिर इसको मौखिक संकेत भी बोल सकता है। 2 नंबर पर आता है दृश्यात्मक प्रतीक, विजुअल। ठीक है, ये टॉप है, ऊपर से, शीर्ष से। यहां आता है वास्तविक, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, और यहां आता है आपका कृत्रिम नियोजित, सॉरी नियोजित कृत्रिम अनुभव, और ऊपर चलते हैं तो नाटकीय वगैरह आते हैं। ये नीचे से, अरे भाई रुक, ऑफ, तो नीचे से 1 नंबर 2 नंबर। आपसे पूछा एडगर डेले के शंकु में, शंकु के शीर्ष पर, तो शंकु के शीर्ष पर होता है शाब्दिक प्रतीक, या इसको कई बार मौखिक भी बोल देता है। ठीक है, यानी आप तो यहाँ इंग्लिश टर्म ध्यान में रखना, वर्बल। यदि कह देता शंकु के शीर्ष पर द्वितीय, तो आपका शीर्ष से दूसरा, से दूसरा, और ये आधार से पहला, ये आधार से पहला, ये, और ये आधार से दूसरा। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा एडगर डेले के अनुसार न्यूनतम प्रभावशाली है? न्यूनतम प्रभावशाली कौन सा होगा? शाब्दिक प्रतीक। क्यों? क्योंकि अधिकतम प्रभावशाली नीचे पर। चलो आगे, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है? मूल्यांकन की मात्रात्मक और गुणात्मक बताई हुई है। निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग स्केल, ये गुणात्मक परीक्षण है, गुणात्मक परीक्षण। और ये आपका कौन सा है? ये मात्रात्मक परीक्षण, मात्रात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जानते हैं आप। तो आपका राइट आंसर 35 के अंदर क्या रहेगा? 4। अगला जो टेस्ट होना है वो 30, टेस्ट 8 कब होना है? 30 दिसंबर को होना है। या फिर डीके एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही रखें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई, ठीक है, 1 घंटे की हुई है, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक बने रहें, पढ़ाई मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।